रात के 11 बज चुके थे। भिवानी जंक्शन का छोटा सा रेलवे स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा था। चारों तरफ इतना घना कोहरा था कि 5 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। ठंड ऐसी कि हड्डियां तक जमा दे। धर्मपाल अपनी पुरानी ऑटो में बैठा ठिठुर रहा था। फटी हुई शर्ट, चिथड़ा हो चुका स्वेटर और पैरों में कभी सफेद रहे रबर के जूते। उसकी ऑटो भी उसी की तरह थी, जर्जर, टूटी फूटी, लेकिन अभी चल रही थी। एक सवारी, बस एक सवारी मिल जाए। उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। बीवी ने सुबह ही कहा था, आज कुछ लेकर आना, नहीं तो बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ेगा। आज पूरे दिन एक भी सवारी नहीं मिली थी। तभी प्लेटफॉर्म पर एक छाया हिली। स्टेशन मास्टर साहब। राम स्वरूप, बूढ़ा स्टेशन मास्टर लालटेन लेकर धीरे धीरे चला रहा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और आंखों में एक अजीब सी उदासी। अभी भी यहीं बैठा है तू? साहब, एक सवारी की उम्मीद में। अंतिम गाड़ी कब आएगी? राम स्वरूप ने अपनी जेब से घड़ी निकाल कर देखी। 12 बजे, अभी आधा घंटा है। लेकिन धर्मपाल, तू यहाँ से चला जा, ये समय अच्छा नहीं है। क्यों साहब, कोई मुसीबत? बूढ़े ने लंबी सांस ली। आज की रात पूर्णिमा की रात है और इस स्टेशन पर हर पूर्णिमा को। क्या होता है साहब? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से। मैं ड्यूटी पर हूँ, मुझे रुकना ही पड़ेगा। लेकिन धर्मपाल कैसे जाता? घर पर भूखे बच्चे थे। वो वहीं बैठा रहा। ठीक 12 बजे दूर से सीटी की आवाज आई। धर्मपाल की आंखें चमक उठी। गाड़ी आ रही थी, मतलब सवारी का मौका। गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। लेकिन अजीब बात यह थी कि सिर्फ एक डिब्बा था, बिल्कुल पुराने जमाने का लकड़ी का डिब्बा। दरवाजा खुला, एक आदमी उतरा। ऑटो चाहिए? आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे कालीगंज जाना है। बैठिए साहब। तभी रामस्वरूप दौड़ता हुआ आया। नहीं धर्मपाल, इसे मत ले जाओ। लेकिन तब तक आदमी ऑटो में बैठ चुका था। साहब, क्या हुआ? रामस्वरूप का चेहरा पीला पड़ गया था। वो कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। चलो तुम जल्दी। धर्मपाल ने ऑटो स्टार्ट की और निकल पड़ा। कोहरा और भी घना हो गया था। सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी। दोनों तरफ खेत, पेड़ और अंधेरा। साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? कोई जवाब नहीं। कालीगंज में कोई शादी ब्याह है क्या? फिर से खामोशी। धर्मपाल ने शीशे में देखा। आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा था, हिल भी नहीं रहा था। आंखें खुली थी, लेकिन पलकें नहीं झपक रही थी। धर्मपाल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसे सड़क के किनारे कुछ दिखा। एक पुराना मील का पत्थर। उस पर लिखा था कालीगंज 20 किलोमीटर। अच्छा, अभी काफी दूर है। 5 मिनट बाद फिर एक मील का पत्थर आया। कालीगंज 20 किलोमीटर। ये कैसे हो सकता है? 10 मिनट और बीते। कालीगंज 20 किलोमीटर। वही पत्थर, वही दूरी। धर्मपाल के माथे पर पसीना आ गया। उसने ब्रेक मारी। साहब, कुछ गड़बड़ है। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पीछे से कोई आवाज नहीं आई। धर्मपाल ने शीशे में देखा। सीट खाली थी। वो आदमी गायब हो गया था। धर्मपाल की चीख निकलने वाली थी कि तभी उसे अपने बगल में किसी के बैठे होने का एहसास हुआ। वो आदमी अब ड्राइवर की सीट के बगल में बैठा था। तुम मुझे याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें याद हूँ। अब कौन है? आदमी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी लग रही थी। 25 साल पहले इसी रात, इसी सड़क पर एक ऑटो चालक था। उसे एक सवारी मिली थी। गाड़ी तेज चला रहा था क्योंकि उसे जल्दी थी। पैसे कमाने की जल्दी, घर जाने की जल्दी। धर्मपाल का दिल धक धक करने रहा। उस ऑटो चालक ने कोहरे में देखा नहीं। सड़क पर एक आदमी खड़ा था, ब्रीफकेस लिए। उसे लिफ्ट चाहिए थी, लेकिन ऑटो में पहले से सवारी थी। ऑटो वाले ने रोकने की बजाय तेज कर दी गाड़ी और टक्कर हो गई। वो आदमी मर गया, सड़क पर पड़ा रहा और ऑटो वाला भाग गया। पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं हुई। नहीं, ये झूठ है। आदमी ने अपना चेहरा धर्मपाल की तरफ घुमाया। उसका चेहरा अब टूटा फूटा था, खून से लथपथ। तुम्हारे बाप ने वो ऑटो चलाई थी धर्मपाल। तुम्हारे बाप रामदीन, उसने मुझे मारा था और आज तुम उसी ऑटो में बैठे हो। वही जर्जर ऑटो जिसे तुमने कभी बदला नहीं।
तुम्हारे बाप ने मेरे परिवार से सब कुछ छीन लिया था। मेरे बच्चे अनाथ हो गए, मेरी बीवी पागल हो गई, और आज तुम भी अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने निकले हो। धर्मपाल को याद आया उसके पिता की मौत भी एक दुर्घटना में हुई थी, लेकिन मरने से पहले वो बुदबुदाते रहते थे, माफ कर दो, मैंने गलती की थी। मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती नहीं थी। तभी पीछे से एक और आवाज आई, रुक जाओ विजय। धर्मपाल ने मुड़कर देखा, रामस्वरूप स्टेशन मास्टर वहां खड़ा था, लेकिन अब वो भी अलग दिख रहा था। तुम भी? हाँ, मैं भी इसी स्टेशन का। 40 साल से मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरी भी मौत इस स्टेशन पर ही हुई थी। लेकिन विजय, ये गलत है, ये लड़का बेगुनाह है। बेगुनाह? इसके बाप ने जो किया वो क्या कहा? बाप की गलती की सजा बेटे को। तुम भी तो बाप थे, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी वजह से कोई सजा दे? विजय चुप हो गया। देखो इसे, यही तो तुम थे 25 साल पहले, गरीब, मजबूर, परिवार का पेट पालने के लिए जद्दोजहद करते हुए। अगर तुम इसे मार दोगे तो इसके बच्चे भी वैसे ही अनाथ हो जाएंगे जैसे तुम्हारे हुए थे। क्या तुम नफरत की इस लड़ी को यूं ही चलने दोगे? विजय की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता नहीं था, मेरे पिताजी ने कभी बताया नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे परिवार की मदद करता। मैं माफ़ी मांगता हूँ मेरे पिता की तरफ से, माफ़ कर दो। तुम्हारे पिता तो अब नहीं हैं, लेकिन तुम हो। जाओ अपने बच्चों के पास जाओ, उन्हें गले लगाओ। और हाँ, विजय ने अपना ब्रीफ केस खोला। ये पैसे मेरे साथ मर गए थे, अब किसी काम के नहीं, लेकिन शायद तुम्हारे काम आ जाए। इससे अपनी ऑटो बदल लो, नई ऑटो खरीद लो। और हाँ, अपने बच्चों को सिखाना, गलती चाहे किसी की भी हो, उसे सुधारना जरूरी है। पैसे गायब हो गए, लेकिन धर्मपाल की जेब भारी हो गई थी। धर्मपाल को होश तब आया जब स्टेशन मास्टर, असली जिंदा स्टेशन मास्टर, उसे हिला रहा था। अरे रात भर यहीं सोया रहा, चल सुबह हो गई। उसने चारों तरफ देखा, वो स्टेशन पर ही था, ऑटो में बैठा था। तभी उसे ऑटो की सीट पर कुछ दिखा, एक पुराना अखबार, तारीख 25 साल पहले की। हेडलाइन थी, कालीगंज रोड पर दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, ऑटो चालक फरार। धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। वो उठा और सीधा कालीगंज चला गया। वहां उसने पता लगाया, विजय कुमार की बीवी अब एक छोटे से मंदिर में रहती थी। धर्मपाल ने वहां जाकर सारे पैसे उनके सामने रख दिए। माताजी, मेरे पिता ने गलती की थी, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, और ये पैसे आपके पति ने ही दिए हैं। बुढ़िया ने पैसे देखे, फिर धर्मपाल को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। मुझे पता है बेटा, कल रात मुझे सपना आया था। मेरे पति ने कहा अब मैं मुक्त हो गया हूँ, नफरत खत्म हो गई है। धर्मपाल आज भी ऑटो चलाता है, लेकिन अब वो किसी को भी मुफ्त में लिफ्ट दे देता है अगर कोई मुसीबत में हो। उसने अपने बच्चों को सिखाया है, गलती चाहे तुम्हारी हो या किसी और की, उसे सुधारने की जिम्मेदारी सबकी है। नफरत से नफरत नहीं, सिर्फ प्यार से ही प्यार पैदा होता है।